नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। एयरबस और टाटा ग्रुप अब ज्वाइंट फोर्सेस H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर को तैयार करेंगे, जिसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाएगा। बता दें कि हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन गुजरात में स्थापित की जाएगी। DRDO ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट तेजस मार्क 1A के लिए तैयार किया गया है और ये एक एडवांस वेरिएंट होगा, जैसे कि तेजस मार्क 2 और AMC पर भी लगाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अब अगले महीने से शुरू हो जाएगी और नई स्क्वाड्रन को मार्च 2024 से वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया जाएगा। इसरो ने आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में मैग्नेटोमीटर बूम को सफलतापूर्वक तैनात किया है, जिसका उद्देश्य सूर्य के क्रोमोस्फेयर और कोरोना के साथ साथ अंतर्ग्रही चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारत और फ्रांस के बीच दोस्तों आखिरकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के रोड मैप पर सहमति बन गई है, जो प्रमुख सैन्य हार्डवेयर और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका साथ में मिलकर विकास और उत्पादन का रास्ता तय करेगा और साथ ही अंतरिक्ष, जमीनी युद्ध, साइबर जगत और क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग को बढ़ावा देगा। साथ ही इस दौरान टाटा और एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने महत्वपूर्ण स्वदेशी पुर्जों के साथ AH-125 हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए भी साझेदारी की है। वहीं कर्तव्य पथ पर आज भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। भारतीय सेना की रॉकेट रेजिमेंट ने कर्तव्य पथ पर पिनाका रॉकेट हथियारों का प्रदर्शन किया। के अलावा भारतीय सेना के T-90 भीष्म ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। कर्तव्य पथ पर प्रचंड हेलीकॉप्टरों ने भी फ्लाई पास्ट किया है। वहीं भारतीय वायुसेना ने दंगल फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट किया। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार 4 तेजस विमानों ने डायमंड फॉर्मेशन बनाया। यही नहीं दोस्तों, कर्तव्य पथ पर पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, हथियारों को पता लगाने वाले रडार प्रणाली स्वाति, ड्रोन जैमर प्रणाली और MR-SAM ने परेड में हिस्सा लिया। परेड में पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, अग्नि 5 सतह से हवा मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, नौसेना एंटी शिप मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का भी प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा QR-SAM और उत्तम आइस रडार का भी प्रदर्शन किया गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेकराम चौधरी जी ने कहा कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम जो कि अभी चल रहा है वो एक फीडर टेक्नोलॉजी की तरह काम करेगा AMCA प्रोग्राम के लिए, और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में कई तरीके के तकनीकी एडवांसमेंट्स होंगी जो कि AMCA के साथ भी व्यवहार्य होंगी, जिसमें कि सेंसर असेंबली, ऑक्सिलरी कंप्यूटर, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, वेपन मैनेजमेंट कंप्यूटर और वेपन इंटरफेस कंप्यूटर शामिल हैं। और तेजस मार्क 2 की जो मास्टरिंग टेक्नोलॉजी है और जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हासिल होगा, उसके बाद भारतीय वायुसेना एक बेहतर स्थिति में आ जाएगी और AMCA में आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की JSW ग्रुप ऑफ रोड व्हीकल गीको मोटर प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है, जिन्हें हाल ही में 250 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है भारतीय सेना से, जिसके तहत 96 अटॉर 1200 MVPS ऑल टेरेन व्हीकल्स को डिलीवर किया जाना है और इन ऑर्डर्स की आपूर्ति चंडीगढ़ में स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से की जाएगी और जून 2024 से ये आर्म फोर्सेस को मिलने लगेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ब्रह्मोस मिसाइल को लगातार अपग्रेड भी कर रहा है और साथ ही साथ भारत इसके सभी पुर्जों को स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है। हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए स्वदेशी तरल ईंधन सफलतापूर्वक विकसित किया गया है और ये भारतीय रक्षा क्षमताओं के लिए एक बड़ी सफलता है। दरअसल इसे डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है और ये जो लिक्विड फ्यूल है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पावर देगा और ये भारत का उन्नत हथियारों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है और साथ ही आयात पर भी निर्भरता इससे कम होगी। पहले की बात अगर की जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल रशिया से प्राप्त लिक्विड ईंधन पर निर्भर थी, जिससे कमजोरियां और संभावित सप्लाई चेन के व्यवधानों के बारे में काफी टेंशन हो गई थी। लेकिन DMSRDE ने स्वदेशी रूप से इस ईंधन को भारत में ही विकसित कर लिया है और ये नया फ्यूल यानी कि ईंधन विशेष रूप से रैमजेट इंजन के लिए डिजाइन किया गया है, जो ब्रह्मोस मिसाइल को शक्ति प्रदान करता है। व्यापक जमीनी परीक्षण पहले ही इसके शुरू हो चुके हैं और जल्द ही लाइव मिसाइल प्रक्षेपण में ईंधन का परीक्षण किया जाएगा। ये कठोर परीक्षण चरण फुल स्केल डिप्लॉयमेंट से पहले जबरदस्त प्रदर्शन और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करेगा। स्वदेशी ईंधन का एक और लाभ इसकी अत्यधिक तापमान को झेलने की क्षमता भी है। ये -50 से -55 डिग्री सेल्सियस पर भी स्थिर रहता है, जिससे ब्रह्मोस मिसाइल बर्फीले हिमालय की चोटियों से लेकर तपते थार रेगिस्तान में प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यह स्वदेशी ईंधन का सफल विकास भारत की रक्षा आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट में इस वक्त F-35A की कीमत $80 मिलियन से कम हो रखी है, लेकिन भारतीय वायुसेना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत इस फाइटर जेट की जगह अधिक महंगे डसॉल्ट राफेल के लिए अपनी योजना को बरकरार रखा हुआ है और साथ ही साथ अपने 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों जो राफेल की कीमत है वो $115 मिलियन प्रति यूनिट है, जो कि F-35A के $80 मिलियन से ज्यादा है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भारत जबरदस्ती राफेल को ही चुन रहा है, वो तो महंगा फाइटर जेट है, लेकिन अगर इससे कम कीमत में F-35A मिल रहा है तो भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ बढ़ना चाहिए और अमेरिका से इस फाइटर जेट को लेना चाहिए। चलिए, यहां तक आपकी बात अगर हम भी मानते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों $115 मिलियन प्रति यूनिट के हिसाब से राफेल फाइटर जेट तब भी सस्ता है F-35A से। जहां राफेल फाइटर जेट की अगर बात की जाए तो ये सीरिया लीबिया में अपनी युद्ध क्षमता को साबित कर चुका है और भारतीय वायुसेना का विश्वास भी इसने जीता है। अब बात आती है ऑपरेशनल कॉस्ट को लेकर। F-35A की जो पर फ्लाइंग आवर कॉस्ट है वो है $41,986, जबकि राफेल फाइटर जेट $16,500 प्रति घंटे अनुमानित है। अब यहां पर दोस्तों राफेल की जो कम ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भारत के लिए लॉन्ग टर्म में एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रदान करता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनको एक बार खरीद लिया जाए तो इनको उड़ाना नहीं है या किसी तरीके से इनका इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है राफेल फाइटर जेट्स की वो F-35A की तुलना में कम है, आधे से भी कम मैं कहूंगा। यहां पर भारतीय वायुसेना का प्लान ये भी है कि साथ ही साथ हम स्वदेशी रूप से अपने AMCA प्रोग्राम को समर्थन देते रहेंगे ताकि इस अत्याधुनिक लड़ाकू टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। लेकिन AMCA दोस्तों 2035 के मध्य तक सामने आ सकता है। वहीं पाकिस्तान 2028 में चाइना के FC-31 को शामिल करने की योजना बना रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना पर दबाव डालता है। लेकिन दोस्तों भारतीय वायुसेना को अन्य 5वीं पीढ़ी के ऑप्शंस यानी कि विकल्पों को घबराहट में खरीदने से इनकार कर रही है। भले ही F-35 की कीमत काफी आकर्षक है और यह भारतीय वायुसेना के लिए एक आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन हो सकता है, और भारत अमेरिका के फाइटर जेट्स को इसलिए भी नहीं खरीदता, जिसका सबसे बड़ा कारण आप सब जानते हैं कि ये निर्यात पर कभी भी प्रतिबंध लगा सकता है। तकनीकी समस्याएं अगर होती है तो ये हाथ खड़े कर देगा। इसी वजह से भारत ने F-16 और F-18 को रिजेक्ट कर दिया। और इसके अलावा F-35 का एक जटिल लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट जो बुनियादी ढांचा है वो इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा सेटअप के साथ बैठेगा भी नहीं। इसीलिए यहाँ पर भारतीय वायुसेना का जो निर्णय है वो बहुत सोच समझकर लिया गया है, जो कि AMCA फाइटर जेट को लेकर काफी विश्वास में है और आत्मनिर्भरता को भी प्राथमिकता दी जा रही है। जबकि F-35 की कीमतों में गिरावट भले ही आकर्षक ऑफर है, लेकिन इसकी रणनीतिक चिंताएं जरूर हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हैदराबाद की एक UAV टेक प्राइवेट लिमिटेड ने एक नया मानव रहित हवाई वाहन तैयार किया और इस UAV स्टार्टअप कंपनी ने सैन्य और लॉजिस्टिक एप्लीकेशन के लिए M165 सीरीज का अनावरण किया है। ये लंबी दूरी के सैन्य अभियानों से लेकर कार्गो और लॉजिस्टिक सॉल्यूशन तक कई प्रकार की क्षमताएं इसमें शामिल हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमने इसे I-Star वेरिएंट के साथ साथ कार्गो और लॉजिस्टिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया है, जो कि VTOL और स्टोल वेरिएंट के साथ आता है। इसके पंखों का फैलाव 4.5 मीटर है, इसकी लंबाई 3.4 मीटर है और 1.1 मीटर की, और ये 50 मीटर से कम रनवे दूरी में उड़ान भर सकता है और केवल 12 मिनट में 16,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं सामने आई हैं, जैसे कि इसमें डुअल सेंसर आधारित EO/IR स्टेबलाइज्ड HD कैमरा, 40x का विजुअल जूम, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और इसका 29 हॉर्स पावर का IC इंजन है। साथ ही 62% स्वदेशी कंटेंट इसमें है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की अगर बात की जाए इस UAV की तो इसकी क्रूज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्टॉल स्पीड है 83 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक्सिमम स्पीड है 135 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज है 1500 किलोमीटर। इसके अलावा मैक्सिमम ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड है 5000 मीटर का और मैक्सिमम रेट ऑफ क्लाइंब है 5 मीटर पर सेकंड का। M165 जो VTOL वेरिएंट है वो फुल्ली ऑटोनॉमस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक UAV है, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के साथ है और ये 30 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक फ्रंटलाइन वॉरशिप से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और अब इसकी
संभावित रेंज के बारे में अटकलें लगाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि यह विस्तारित रेंज ब्रह्मोस का पहला परीक्षण है। बता दें कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी कि MTCR नियमों के कारण पारंपरिक रूप से 290 किलोमीटर की सीमा तक सीमित ब्रह्मोस मिसाइल को 2016 में भारत के MTCR में शामिल होने के बाद 450 किलोमीटर तक की सीमा में वृद्धि मिली थी। हालांकि DRDO के अधिकारियों ने इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए काम किया और हार्डवेयर अपग्रेडेशन के माध्यम से इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक की है। हालांकि इसकी रेंज के बारे में अभी तक खुलासा नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों जो नोटम जारी किया गया था वो 900 किलोमीटर की दूरी का था, जो कि ब्रह्मोस की वर्तमान ऑपरेशनल सीमा से काफी अधिक है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 800 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस भारतीय सेना की आक्रामक क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ावा देगी। मतलब साफ है कि सुरक्षित गतिरोध दूरी से भूमि लक्ष्यों पर हमला करने और समुद्र में दुश्मन के युद्धपोतों पर हमला करने की क्षमता है और भारत इसके जरिए पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पर और चीन के कब्जे वाले तिब्बत में गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। हालिया परीक्षण अगर इस विस्तारित रेंज संस्करण के लिए पहला परीक्षण होने की पुष्टि करता है तो ये उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए भारत की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार जी ने कहा कि भारत सरकार ने अभी रक्षा कर्मियों को मालदीव से हटाने के लिए नहीं कहा है। दरअसल आप सब जानते हैं कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज्जू ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को वहां से वापस बुलाने के लिए भारत से आग्रह किया है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव जरूर आ गया है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने बताया कि हम निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं, चाहे जो भी फैसला हो, इसीलिए नौसेना को वास्तव में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान से उन्हें धोखा मिला है। उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान को 50 सालों तक खाना दिया है, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। अगर उन्होंने फिर हम पर हमला किया तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जिसने कभी दोस्ती नहीं निभाई। वो इकलौता देश ऐसा था जिसने आजादी के बाद पाकिस्तान की UN में एंट्री को भी रोका था। साथ ही मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानियों की सुरक्षा की जब बात होगी तो हम पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने TTP से बात करने के लिए साफ तौर पर इंकार कर दिया है। तो फिलहाल तभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।